हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी 2026 की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अब इसमें से कुछ प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम टाइम पास में आ रहा है, तो कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसका रिवीजन करिए और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, नए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या हैं कि इस टाइम पे रट्टा लगाने में लगे हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं। आपने जो पढ़ा है पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पता चलेगा। एक मॉक टेस्ट पर डे दीजिए, मॉक टेस्ट को आप डीप में एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा गलती हो रही, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आ रहे हैं और कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। फिर आप उस थ्योरी वाले कंटेंट में जाइए, जिस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका थ्योरी पढ़िए और उसके बाद फिर से आप मॉक दीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सीरीज यही चलाई जा रही है साइंस की, जहाँ पे आपको पर डे एक क्लास प्रोवाइड कराई जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की। यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्नों को नहीं पढ़ते, प्रश्नों से रिलेट करके और कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको भी पढ़ते हैं। साथ ही साथ हर एक प्रश्न का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ताकि उससे आपके आसपास से भी जो प्रश्न बने ना, आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाइए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। डैश डैश बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। मुख्य नसें, नसें, पल्मोनरी धमनी, मुख्य धमनी। यहाँ पे पूछा है बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको पहुँचाने का काम कौन करता है। तो ये प्रश्न हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से है। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? पक्षियों में देखने को मिलता है और जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में देखने को मिलता है। ठीक। और देखिए, जो पक्षी और मैमल्स होते हैं ना, इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। एक ऊपर वाले आलिंद को क्या बोलते हैं? इधर वाला जो होता है इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद, और इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। और ये क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल होता है। और ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां आलिंद और बायां निलय। अब इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे अंग होता है, अंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी CO2 वाला ब्लड होता है। यहाँ पे लंग्स होता है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। ये क्या होता है? लंग्स होता है। ठीक है, अब बॉडी से जो रक्त जाता है वो कैसा होता है? CO2 युक्त होता है। कैसा होता है? CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करती हैं? सिराएँ करती हैं। कौन करती हैं? सिराएँ। तो यहाँ से सिरा के माध्यम से CO2 युक्त ब्लड यानी अशुद्ध रक्त कहाँ पे जाता है? दाएं आलिंद में जाता है। दाएं आलिंद में 3 ओपनिंग भी होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब दाएं आलिंद से दाएं निलय के लिए एक वाल्व पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है तो ब्लड कहाँ पे आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय तक तो ब्लड आया, दायां निलय में भी जो ब्लड है वो भी अशुद्ध रक्त है। इस अशुद्ध रक्त को लंग्स तक ले जाने का काम कौन करती है? पल्मोनरी धमनी करती है। कौन करती है? पल्मोनरी धमनी करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी बोल सकते हैं। वैसे तो जितनी भी धमनियाँ होती हैं वो O2 युक्त यानी शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लंग्स तक लेके जाती है। अब लंग्स में क्या होता है? O2 ऐड होता है और CO2 क्या होता है? रिमूव होता है, यानी ऑक्सीजन जोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देगा। अब जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देगा तो ये शुद्ध रक्त को लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं आलिंद तक ले आने का काम कौन करेगा? पल्मोनरी वेंस। कौन करेगा? पल्मोनरी वेंस, जिसको फुफ्फुसी सिरा कहा जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेंस इसको लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद तक आएगा। फिर बायां आलिंद से यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व से ये शुद्ध रक्त कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय में आ जाएगा। अब बायां निलय से फिर यह शुद्ध रक्त वापस से कहाँ पे जाएगा? अंग में जाएगा। और ये जो शुद्ध रक्त अंग तक जाता है ये किसके द्वारा जाता है? तो ये जाता है एओर्टा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा जाता है?
धमनी के द्वारा जाता है। तो ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन मैमल्स में और पक्षियों में ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे जो ये हार्ट होता है इसको बोलते हैं दैहिक हार्ट। दैहिक हार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या बोलता है, पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और जो 3 ओपनिंग होती हैं कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट ओपनिंग को क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोला जाता है। सेकेंड ओपनिंग को इंफीरियर वेना कावा बोला जाता है, और थर्ड ओपनिंग को कोरोनस साइनस बोला जाता है। तो ये 3 क्या होती हैं, ओपनिंग होती हैं। तो ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। अब यहाँ पे पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा था कि बाएं आलिंद तक, सॉरी बाएं जो आलिंद, हाँ बाएं आलिंद ही पूछा है कि बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है। तो देखिए बाएं आलिंद में ये शुद्ध रक्त कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन्स ला रही है कि नहीं ला रही है, यानी फुफ्फुसी सिरा ला रहा है कि नहीं ला रहा। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी तो पल्मोनरी वेन्स से रिलेटेड पूछा है, अब पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु डैट डैश है, एक तत्व है, एक कंपाउंड है, एक सजातीय मिश्रण है, या फिर एक विषम मिश्रण है। बताइए मिश्र धातु या एलॉय कैसे होता है। तो मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु बेसिकली 2 या फिर 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर अधातुओं दोनों का, या चाहे धातु हो, ठीक है, और चाहे अधातु हो, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं एवं अधातुओं का ये क्या होता है, एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। अब क्योंकि इसमें जो घटक होते हैं ना वो समान होते हैं, इसीलिए इसको एक सजातीय मिश्रण कहा जाता है। मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, एक सजातीय मिश्रण कहा जाता है। अब मिश्र धातु में कौन कौन से आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। मिश्र धातु में जो आर्टिफिशियल सोना है ना वो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम सोना। क्या बोला जाता है, कृत्रिम सोना। तो कृत्रिम सोना किसका किसका मिक्सचर होता है, तो ये कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। किसका, कॉपर प्लस जिंक का। वहीं पे ब्रास यानी जो कांसा पीतल होता है, पीतल किसका मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। जो कांसा है, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, तो कांसा किसका मिक्सचर होता है, तो ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। नाइक्रोम किसका मिक्सचर होता है, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पे होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो नाइक्रोम किसका मिक्सचर होता है, तो ये निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, ये तो नाम से ही क्लियर है। वहीं पे टांका किसका मिक्सचर होता है, तो टांका होता है टिन और पीबी यानी टिन और लेड का मिक्सचर होता है। तो ये कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं हैं जो कि किसका किसका मिक्सचर होती हैं, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले जस्ट एक बार नज़र मार लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। एक्सोक्राइन ग्रंथियां अपने उत्पादों को कैसे जारी करती हैं। ग्रंथि को स्नान करने वाले तरल पदार्थों में सीधे, नलिकाओं या ट्यूबों के माध्यम से, आसन्न कोशिकाओं को साइटोप्लाज्म को जोड़कर, या फिर हार्मोन के प्रयोग से। तो देखिए जो यहाँ पे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा है, लेकिन जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, ग्रंथियाँ मेनली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन जिनको अंतःस्रावी बोला जाता है, दूसरी होती हैं एक्सोक्राइन जिसको क्या बोला जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ बोला या फिर बहिर्स्रावी बोला जाता है, और तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड जिसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, अंतःस्रावी, ये नलिका विहीन होती हैं, इसमें नली नहीं पाई जाती हैं। अब इसमें नली नहीं पाई जाती है तो इनसे जो पदार्थ निकलता है, यानी इंडोक्राइन ग्रंथियों से कौन सा पदार्थ निकलता है, हार्मोन निकलता है। तो इनसे जो निकलने वाला हार्मोन होता है ये ब्लड के माध्यम से डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक चला जाता है। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। किसमें, इंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसमें नली पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में नली प्रेजेंट होती है यानी डक्ट प्रेजेंट होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से पदार्थ कौन सा निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इससे प्रश्न बनते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है, स्रावित होने वाला पदार्थ, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाला पदार्थ कौन सा है, एंजाइम। अब जो ये इसमें नली होती है तो ये क्या करती हैं, नज़दीक टारगेट ऑर्गन में नली के द्वारा एंजाइम को जाके छोड़ देती हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें जो लैक्रिमल ग्लैंड है या अश्रु ग्रंथि जिसको बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि इसमें आ जाएगी। लार ग्रंथि एक्सो में आ जाएगी। जो सीबम ग्लैंड होती हैं तो सीबम ग्लैंड भी किस में आ जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगी। दुग्ध ग्रंथियाँ जो होती हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाएंगी। तो ये सारी अश्रु, लार, सीबम, दुग्ध, स्वेद ग्रंथियाँ यानी पसीने वाली जो ग्रंथियाँ हैं ये सारी कैसी होती हैं, एक्सो होती हैं। इंडो में बाकी सारी ग्रंथियाँ जो हाइपोथैलेमस,
न्यूक्लियस, पीनियल ग्रंथि। हालांकि ग्रंथि वाले टॉपिक में ये हमने सब पढ़ा है। तो ये इतनी भी ग्रंथियाँ होती हैं, अंडाशय, वृषण, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय मिक्स ग्रंथि में भी आता है, पैराथायरॉयड, ये सब क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अब मिक्स ग्लैंड में क्या क्या आ जाता है, मिक्स में आता है एक पैंक्रियाज जिसको बोला जाता है अग्नाशय, क्या आता है, पैंक्रियाज आता है, और दूसरा क्या होता है, ओवरी आता है, और तीसरा टेस्टिस। ये किस में आता है, ये मिश्रित ग्रंथि में आती हैं, यानी एक्सो और इंडो दोनों की भांति व्यवहार करती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं वो अपने उत्पाद को कैसे जारी करती हैं, तो कैसे जारी करती हैं, नलिकाओं या ट्यूबों के माध्यम से जारी करती हैं, क्योंकि इनमें नली पाई जाती है। और ये किसका सिक्रेशन करती हैं अगर पूछा जाए तो, एंजाइम। और इंडो किसका सिक्रेशन करती हैं, तो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त के जमने का मुख्य कारण क्या है, थ्रोम्बिन नामक एंजाइम, लिंक्ड एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला, प्लेटलेट्स कुछ कारकों को जारी करता है, चोट के स्थल पर ऊतक कुछ कारकों को जारी करते हैं। देखिए, अगर वैसे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर काम करते हैं। अब इन्हीं सारे फैक्टर को मिला के क्या बोला जाता है, लिंक्ड एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला। अब वो कैसे, देखिए, थ्रोम्बिन भी रक्त के जमने में, रक्त जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्लेटलेट से भी कुछ कारक निकलते हैं। चोट के स्थल पे जो ऊतक होते हैं ये भी कुछ फैक्टर को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। तो रक्त जो जमना है, रक्त जमने की प्रोसेस है, ब्लड क्लॉटिंग है, इसमें बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रक्रिया जो होती हैं ये कनेक्ट होती हैं, लिंक होती हैं, और ये मिल के क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग को करती हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब भी चोट लगेगी ना, ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस हम कल की क्लास में पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। जब भी चोट लगती है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब जहाँ प्लेटलेट सक्रिय होंगे तो यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, टिश्यू भी कुछ फैक्टर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल जाता है, प्रोथ्रोम्बिन ये थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करेगा, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करेगा। और लास्ट में ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा, और ये एक जालनुमा संरचना बनाएगी और जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें, थ्रोम्बिन भी इन्वॉल्व है, प्लेटलेट भी इन्वॉल्व है, ऊतक के कुछ फैक्टर भी इन्वॉल्व है। इसीलिए इन सभी को मिला के क्या बोला जाएगा कि लिंक्ड एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला, एक पूरी चैन इन्वॉल्व है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियोमाइलाइटिस का लक्षण या संकेत नहीं है, उल्टी करना, सीने में तेज दर्द, गर्दन में अकड़न, अंगों में दर्द। तो देखिए, जो पोलियो रोग होता है वो किसके कारण होता है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। ठीक है, एक तो ये क्या है, वायरस है, क्या है, वायरस है, यानी ये विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। अब पोलियो रोग का जो विषाणु होता है ना, ये किससे किससे फैल सकता है, तो ये कफ से भी फैल सकता है। ठीक है, कफ से भी फैल जाएगा, मलमूत्र से भी ये फैलता है। ठीक है, मलमूत्र से फैलेगा, दूषित जल से फैलता है, खाद्य पदार्थों से, मक्खियों से, वायु के द्वारा भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें उल्टी भी आती है, मांसपेशी सिकुड़ जाती हैं। सबसे मेन लक्षण होता है कि इसमें जो मांसपेशी होती हैं, मांसपेशी क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अब जब मांसपेशी ही सिकुड़ जाएगी तो अकड़न भी आएगी, गर्दन में अकड़न आएगी, टांग, हाथ, यहाँ ये क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव अवस्था में आ जाते हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं, अंगों में भयंकर दर्द रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं, पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो के लक्षण होते हैं। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस ये वायरस का नाम दिया है, इसके रोग को क्या बोलते हैं, पोलियो बोलते हैं। लेकिन सीने में दर्द ये पोलियो का लक्षण नहीं होता, और यहाँ पे नहीं ही पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है, आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड, पोलियोमाइलाइटिस जिसको पोलियो बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यानी एक्जिमा, टीवी पे इसको बोलते हैं, या फिर ग्वाइटर या फिर घेंगा गंधमाला रोग भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है, जीवाणु से नहीं होता है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, सारे बैक्टीरियल रोगों को पढ़ा था कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें ये टाइफाइड भी आया था, जिसको मोती झरा, टाइफाइड, आंत्र ज्वर भी कहा जाता
जाता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी भी आया था जिसको एक्जिमा भी कहा जाता है। ग्वाइटर भी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। लेकिन पोलियोमाइलाइटिस अभी हमने पढ़ा ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं होता। अब बताइए वायरस के कारण और कौन कौन से रोग होते हैं, तो एड्स भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। एड्स के अलावा चिकन पॉक्स, कौन सा, चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। साथ ही स्मॉल पॉक्स भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पे जो वायरस होता है वो बहुत कम पूछा जाता है, पर सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कौन सा वायरस से हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है। तो स्मॉल पॉक्स भी ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। उसके अलावा पोलियो हमने पढ़ा है कि पोलियो वायरस के कारण होता है। एक और वायरस के कारण रोग होता है जिसको बोलते हैं रेबीज। तो रेबीज भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो ये वायरस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आपके जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है, व्यतिकरण के माध्यम से, विवर्तन के माध्यम से, अपवर्तन के माध्यम से या मृगजल के माध्यम से। तो कौन सी ऐसी परिघटना है जिसके माध्यम से प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है, तो आंसर क्या होगा, अपवर्तन। अब अपवर्तन की परिघटना होती क्या है, तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। अपवर्तन के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक है जब प्रकाश सघन माध्यम से किस में जाए, सघन से विरल में जाए। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये अभिलंब होता है, तब उसमें क्या गति देखने को मिलती है, तो ये क्या है, आपतित किरण। अब आपतित किरण को ऐसे सीधे गई, तो इसको कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ से गई, स्ट्रिक्ट माहौल से गई जहाँ पे उसको निकलने नहीं दिया जाता था। तो जब ये विरल माहौल में गई, यानी जहाँ पे फुल आ जाती है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं, तो क्या करेगी ये, क्या ये अपने घर की ओर जाएगी, अभिलंब क्या है, इसका घर है, तो क्या ये अपने घर की ओर जाएगी, नहीं, ये क्या करेगी, घूमना फिरना पसंद करेगी। तो ये अभिलंब से कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तब ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये छोटा हो जाता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण के से क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि परावर्तन कोण बड़ा हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, अब इस कंडीशन में प्रकाश कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, कहाँ, विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये आपतित किरण आई। अब ये बिल्कुल खुले खुले माहौल में रह रही थी जहाँ पे फुल टू आ जाती होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अब कहाँ जा रही है, ये सघन माध्यम में, स्ट्रिक्ट माहौल में। तो इसको जाना तो इधर था भाई, सीधे सीधे कि यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर जाएंगे, लेकिन ये सघन माध्यम में स्ट्रिक्ट माहौल में जा रही है, इसीलिए ये इधर ना जाके कहाँ चली जाती है, अपने घर के पास यानी अभिलंब के पास जाती है। यानी जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण है, वो परावर्तन कोण से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, छोटा का सिंबल ये होगा किसके, परावर्तन कोण के, और यहाँ पे आपतन कोण बड़ा होता है किससे, परावर्तन कोण से। तो ये दो कंडीशन है अपवर्तन की। और जो प्रकाश हमारे रेटिना पे केंद्रित होता है ना, ये अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। बहुत सारी घटनाएं अपवर्तन के कारण होती हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और दी हैं, क्या क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन। तो व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं विवर्तन को, ठीक है, किसको पढ़ते हैं, विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है, विवर्तन होता है प्रकाश का मुड़ना। तो जब प्रकाश अपनी सीधी रेखा में ना जाके किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वो मुड़ जाती है, खासकर किसी नुकीली चीज़ से टकराई। अब जब नुकीली चीज़ से टकराएगी तो वो मुड़ेगी, तो ये क्या करती है, अपने दिशा को ही बदल लेती है। जो दिशा में बदलाव आता है, इसी दिशा के बदलाव को क्या बोलते हैं, विवर्तन बोला जाता है। दिशा के बदलाव को क्या बोला जाता है, विवर्तन कहा जाता है। इसी कारण से सुई की नोक की कोई परछाई नहीं बनती, क्योंकि परछाई उस चीज़ की बनती है जिससे प्रकाश टकराए और टकरा के रुक जाए, लेकिन सुई जब कोई नुकीली चीज़ से प्रकाश टकराएगी तो टकरा के टिल्ट हो जाएगी, अपनी दिशा बदल देगी। इसके कारण से सुई की परछाई कभी भी नहीं बनती है। अब दूसरा आ जाते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है, तो जब समान आवृत्ति की और समान आयाम की, उसकी आयाम भी समान हो और क्या हो, आवृत्ति भी समान हो। तो जब समान आयाम और आवृत्ति की तरंग किसी माध्यम में जाती
जाती है, जैसे पानी पर मिट्टी का तेल या साबुन का घोल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जाएगी तो अलग अलग रंगों में विभक्त ना होके एक ही जगह पे एक ही स्थान पे कई सारे रंगों को बना लेती है, यानी कुछ लाल बना लेगी, कुछ हरा बना लेगी, कुछ नीला बना लेगी। ठीक है, तो क्या करेगी, कई सारे रंगों को ये बना देती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोला जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सोनार तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र का आयतन, समुद्र का घनत्व या फिर आर्द्रता मापने के लिए। तो जो सोनार तकनीकी होती है ना, तो सोनार है ये पराश्रव्य तरंगों का सोनार में उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार में किया जाता है। साथ ही सोनार परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, परावर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, अपवर्तन है, लेकिन सोनार किस पे काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और सोनार का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। समुद्र में कोई भी अवरोधक उत्पन्न है तो उसको भी पता लगाने के लिए इसका सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, यानी मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन जितना है और जितना न्यूट्रॉन है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यह द्रव्यमान संख्या मास नंबर के बराबर होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? मास नंबर निकल के आ जाएगा 12, और यही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी कहलाएगी। कभी कभी द्रव्यमान संख्या ना देके बोल देता है न्यूक्लियॉन्स संख्या, तो ये द्रव्यमान संख्या के बराबर ही होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह धातु जो ठंडे जल के साथ सर्वाधिक तीव्र अभिक्रिया करती है कौन सी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर सोना। तो ये तो सभी को पता है कि ठंडे जल के साथ सबसे अधिक प्रतिक्रिया करने वाली या एयर में सबसे अधिक प्रतिक्रिया करने वाली धातु कौन सी होती है? पोटेशियम होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में एक या एक अधिक विभिन्न तत्वों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाता है, यौगिक कहलाता है, तत्व कहलाता है या फिर घोल कहलाता है? बताइए, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं तत्व में। तत्व क्या होता है? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के, कैसे? एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं या परमाणुओं से बने होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? तत्व कहलाता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, पारा है, लोहा, ये सब क्या है? ऑक्सीजन, ये सारे क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे, और ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिले होते हैं, बने होते हैं। वहीं पे यौगिक क्या होता है? यौगिक जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिले, दो मिले या फिर अधिक मिले, दो या दो से अधिक प्रकार के जब आपस में तत्व मिलते हैं, तत्व जुड़ते हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। और ये जो तत्व होते हैं ना, इनका एक निश्चित अनुपात भी होता है। इन तत्वों का क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि निश्चित अनुपात में होते हैं कि अनिश्चित अनुपात में। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलते तो हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो इससे जो बनने वाली संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक कहा जाता है। यौगिक में एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? H2O, H2SO4, ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। वहीं पे मिश्रण क्या होता है? तो इसमें मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक तो ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तत्व हो या फिर यौगिक हो, ठीक है, तत्व और यौगिक दोनों हो, दो या दो से अधिक तत्व या अयौगिक से बना जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। और ये निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं? अनिश्चित अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित अनुपात में होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको मिश्रण बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि वे पदार्थ जो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में एक या एक से अधिक विभिन्न तत्वों से बने होते हैं, सिर्फ तत्वों से बने होते हैं और निश्चित अनुपात में होते हैं, तो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में विभेजोतक ऊतक की उपस्थिति के आधार पर इसे कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक रफ डायग्राम सा बना के।
तो जो पादप ऊतक होता है, प्लांट टिश्यू होता है, ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है विभज्योतक। कैसा होता है? विभज्योतक ऊतक होता है, यानी जिसकी विभाजन क्षमता रहती है, जो विभाजन कर सकता है। और एक होता है परमानेंट टिश्यू, यानी स्थायी ऊतक। क्या होता है? स्थायी ऊतक होता है। अब जो जो विभज्योतक ऊतक विभाजन करना बंद कर देते हैं, वही किस में आ जाते हैं? स्थायी ऊतक में आ जाते हैं। अब जो विभज्योतक ऊतक है, ये भी कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है शीर्षस्थ, यानी जो शीर्ष में विभाजन करता है, तो एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। दूसरा होता है अंतर्वेशी। क्या होता है? अंतर्वेशी होता है, इंटरकैलरी बोला जाता है। तीसरा होता है पार्श्वीय। पार्श्वीय को क्या बोला जाता है? लेटरल। क्या बोला जाता है? लेटरल बोला जाता है। तो एक एपिकल, शीर्षस्थ को एपिकल बोला जाता है, अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी, पार्श्वीय यानी लेटरल। लेकिन जो स्थायी ऊतक होता है ना, ये फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल, सरल स्थायी ऊतक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल स्थायी ऊतक। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल में कौन कौन से आते हैं? मृदु ऊतक आता है, जिसको पैरेन्काइमा कहा जाता है। एक स्थूल ऊतक आता है, जिसको कॉलेनकाइमा कहा जाता है। और एक दृढ़ ऊतक आता है, जिसको बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल स्थायी ऊतक में क्या आता है? जाइलम आता है, जाइलम आता है, और क्या आता है? फ्लोएम आता है। ठीक है, जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो विभज्योतक ऊतक में जो शीर्षस्थ होता है, एपिकल टिश्यू जिसको बोला जाता है, तो ये क्या करता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करता है? जो टॉप पार्ट होते हैं ना, टिप होता है, ये पौधे के शीर्ष वाले भाग को बढ़ाने का काम करता है, विभाजन करेगा और पौधे के शीर्ष वाले भाग को, यानी पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम ये करता है। क्या करता है? प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। और अंतर्वेशी, इंटरकैलरी जो होती हैं, ये क्या होती हैं? ये पत्तियों और टहनियों के विकास में सहायक होती हैं, यानी ये पत्ती को बढ़ाएंगी और टहनी को बढ़ाने का काम करती हैं। और जो पार्श्वीय होता है, ये क्या करता है? चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। तो पौधे की जो तने में जो चौड़ाई बढ़ती है और जो जड़ों में चौड़ाई बढ़ती है, उनको बढ़ाने का काम कौन करता है? पार्श्वीय करता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि जो विभज्योतक ऊतक होता है, उसके आधार पे, मतलब पौधों में जो विभज्योतक ऊतक है, उसकी उपस्थिति के आधार पर इसको कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक है शीर्ष वाला, ठीक है, दूसरा है अंतर्वेशी, और तीसरा क्या है? पार्श्व। 3 भागों में ये बटा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 12 है, 14 है, 17 है, या फिर 21 है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? 17 होती है। निम्नलिखित में से किसके कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है? बेहतर कृषि पद्धतियों के कारण, चिकित्सा में प्रगति के कारण, जलवायु में गिरावट के कारण, या फिर तकनीकी प्रगति के कारण? किसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है? तो अगर बेहतर कृषि पद्धति होगी तो भोजन का उत्पादन बढ़िया होगा, तो इसके कारण भुखमरी से लोग नहीं मरेंगे, तो इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। बेहतर चिकित्सा प्रणाली होगी तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तकनीकी प्रगति होगी तो ये भी क्या करेगा? जनसंख्या में वृद्धि को प्रभावित करेगा। लेकिन जलवायु गिरावट, ये सूखा, बाढ़, आपदा जैसी ये कमी की समस्याएं हैं, तो इनसे जनसंख्या में गिरावट आएगी, वृद्धि नहीं आएगी। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों के भौतिक कारक की श्रेणी में आता है? पानी, प्रोटीन, अपघटक, या फिर वायुदाब? तो देखिए, जो घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैविक घटक। कैसे होते हैं? जैविक। और दूसरा होता है अजैविक। ठीक है, तो जैविक क्या होते हैं? जैविक में जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, किस में आएंगी? जैविक में। और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो अजैविक में आएंगी। जैविक में जैसे प्लांट है, जीव जंतु हैं, किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जैविक में। और इस अजैविक में तापमान अजैविक में आएगा, यानी टेम्परेचर किस में आ जाएगा? अजैविक में आ जाएगा। एयर या फिर वायु किस में आ जाएगा? अजैविक में आ जाएगा। वायुदाब, मिट्टी, ये सब किस में आ जाता है? मिट्टी, ये अजैविक में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? अजैविक में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पानी है, पानी जैविक है कि अजैविक है? पानी जो है ये कैसा है? अजैविक है। पानी, मिट्टी, ये सब किस में आते हैं? अजैविक में। प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन जैविक पदार्थ है। अपघटक क्या है? ये भी जैविक पदार्थ है। वायुदाब, ये स्पष्ट रूप से क्या है? ये एक प्रकार का भौतिक कारक है। ये जैविक पदार्थ तो ये सब है, ठीक है, लेकिन जो वायुदाब होता है ये क्या होता है? भौतिक घटक होता है अजैविक का। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, ये क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं।
तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक प्रश्न से लगभग हमने 3 से 4 प्रश्नों को पढ़ा है, यानी अगर हम 15 प्रश्नों की बात करें तो 15 प्रश्न से हमने लगभग 40 से 50 प्रश्नों का कंटेंट पढ़ा है। हमने पूरा ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लिया है और उसके अलावा पूरी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ी है, अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन की घटना के बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। साथ ही साथ ये जो मिश्रण होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। प्लांट ऊतक के बारे में हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं। वायरस से होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ा, यानी हमने थ्योरी वाला पोर्शन भी बहुत सारा कंप्लीट किया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक लगभग आधे घंटे से 35 मिनट की क्लास में हमने 40 से 45 प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, आप इससे जुड़ना ना भूलिएगा, जरूर जुड़िएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम वाले प्रश्न हैं और तो आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न लाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करके उसी से आसपास से प्रश्न बना के लाए जाते हैं, ताकि इससे रिलेट करके जो भी प्रश्न बने आप उनको भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।